हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संजना की बहुत ज्यादा खुशी थी क्योंकि आज के दिन उसकी शादी की सालगिरह थी। संजना अपने पति का काफी देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन संजना का पति अब तक नहीं आया था। संजना अपनी सास जानकी के पास जाती है और जानकी से कहती है, माँ जी, आप देख रहे हो अपने बेटे को, आज हमारी शादी की सालगिरह है और ये है कि अब तक आए ही नहीं है। ये कोई बात होती है क्या माँ जी? फोन भी नहीं उठा रहे हैं वो मेरा। आज तो सचमुच की गलती है। अरे आज के दिन अपनी पत्नी से कौन इंतजार करवाता है। लेकिन बहू, तू ज्यादा गुस्सा मत कर, वो रास्ते में ही होगा। किसी काम की वजह से ही उसे देर हो रही होगी। माँ जी, एक बार बोला भी नहीं जाता है क्या उनसे? मैं कौन सा मना कर देती कि काम छोड़ दो, मेरे पास आओ, लेकिन नहीं, उन्हें तो मुझे कुछ बताना ही नहीं होता है, फिर चाहे मैं यहाँ कितना भी इंतजार क्यों ना करूँ। कोई बात नहीं बहू, तू इतना गुस्सा मत कर। एक बार वो घर आ जाए, फिर तू अच्छे से खबर लियो, तब तो मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी। ठीक है ना बहू? उनके आने की तो कोई खबर ही नहीं है। लेकिन ये छोड़ो माँ जी, और आप मुझे ये बताओ कि आपने खाना खा लिया है ना? भूख लगी है तो बताओ, मैं दोबारा गरम करके खाना ले आती हूँ आपके पास। बहू, मैं विधवा हूँ और विधवा का जीवन आसान नहीं होता है। मैंने खाना खा लिया है और मेरा तो यही है मानना कि विधवा औरतों को दिन में बस एक बार ही खाना खाना चाहिए। माँ जी, मैं आपकी सोच को बदलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि हमें बस खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग जा चुके हैं वो लोग जहाँ भी होंगे हमें खुश देखकर ही खुश होंगे। बहू, आज के दिन तो ये कैसी बातें लेकर बैठ गई है। आज खुशी का दिन है, मनहूस बातें मत कर। माँ जी, मैं कोई मनहूस बातें नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो आपको सच्चाई से रूबरू करवा रही हूँ। वो जमाना चला गया जब विधवा औरत को पति के जाने के बाद अपनी दुनिया बस एक कमरे में ही रखनी पड़ती थी। बहू, जमाना चाहे पहले का हो या अब नया जमाना हो, लेकिन बात तो बस इतनी ही है कि विधवा औरतों के लिए जिंदगी ना तब आसान थी और ना ही आगे हो सकती है। संजना अब अपनी सास के पास ही बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगती है। काफी ज्यादा देर हो जाती है, लेकिन तभी संजना के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और संजना को पता चलता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसकी जान चली गई है। ये सुनकर संजना वहीं खड़े खड़े बेहोश हो जाती है, मानो कि संजना के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। संजना का रो रो कर बुरा हाल था। संजना और उसके ससुराल में मातम छा गया था। संजना के पति को गुजरे हुए अब काफी समय हो चुका था। संजना की सास जानकी और उसकी पड़ोसन दोनों मिलकर एक नाई को बुलाती हैं। जानकी वहाँ संजना को बुलाती है और कहती है, बहू, मैंने नाई को बुलाया है घर पर, चल अब यहाँ बैठ जा और बाल कटवा ले। माँ जी, बाल क्यों कटवाने हैं? अरे बहू, तू विधवा हो गई है, तेरी जिंदगी के सारे रंग जा चुके हैं और अब तेरे बाल भी कटवाए जाएंगे। पति के जाने के बाद बहू के बाल भी चले जाने चाहिए। हाँ, अगर उसके बाद तेरे बाल आते हैं तो कोई बात नहीं। नहीं आंटी जी, मैं नहीं कटवाने वाली अपने बाल। विधवा क्या मैं अपनी मर्जी से हुई हूँ? एक तो मुझे पहले से इतना दुख है, ऊपर से आप मेरे दुख को यहाँ बढ़ाने आ गई हैं और माँ जी आप इनका साथ दे रही हो। तेरे दुखों का कारण भी कहीं ना कहीं तू खुद ही है। अरे पता नहीं कौन से फूटे कर्म रहे होंगे तेरे, जो भरी जवानी में मेरे बेटे को खा गई और अभी भी बेशर्मों की तरह यहाँ जबान लड़ा रही है। माँ जी, आप तो मुझे समझती थी ना, तो फिर आप भी मुझे सुना क्यों रही हो? आपको तो सब पता है मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और उनके जाने का सबसे ज्यादा दुख मुझे ही है। बहू, अगर तुझे मेरे बेटे के जाने का सबसे ज्यादा दुख है तो जो मैं बोल रही हूँ तो वही करना। अरे विधवा को एक विधवा की तरह ही रहना चाहिए, लेकिन नहीं, आजकल के लोगों ने तो कोई फर्क ही नहीं छोड़ा। बताओ, विधवा भी सुहागनों के साथ बैठकर खाती है। तभी तो मैंने बहू के कमरे से उसकी सारी साड़ियाँ निकाल दी है। अरे जब सज धज के पति को देखना होता है और अब पति ही नहीं बचा तो श्रृंगार और साड़ी की क्या जरूरत है। माँ जी, मैं विधवा भले ही हूँ, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं आप लोगों की बात नहीं मानने वाली हूँ, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। संजना इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद संजना पूजा करने जा रही थी, तभी वो सर पर रखने के लिए दुपट्टा देखती है, लेकिन उसे लाल रंग का दुपट्टा मिलता है। संजना अपने सर पर वही रख लेती है और पूजा करने जाने लगती है। जैसे ही जानकी वहाँ आती है
और संजना के सर पर लाल रंग का दुपट्टा देखती है तो जानकी संजना को धक्का देकर गिरा देती है और कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई? खुद तो पाप कर रही है और मेरे सर भी पाप लगवा रही है। पता नहीं कहां से कुलक्षणी बहू मिली मुझे। माँ जी, मैं पूजा करने जा रही थी और बिना सर ढके तो पूजा हो नहीं सकती ना, तो मैंने ले लिया। इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें माँ जी? बहू, तेरे लिए अब रंग का मतलब बस सफेद ही होना चाहिए। तू जो नए नए तरीके ढूंढ रही है ना कि वापस पहले की तरह रहने लगे, नहीं, ये नहीं हो सकता है, समझी तू? मैं पहले की तरह रहने भी लग गई तो इसमें क्या परेशानी है? मैं अब भी आपकी ही बहू हूँ। मेरे पति के जाने से ये तो बदलने वाला नहीं है ना, मैं उनकी ही पत्नी हूँ। यही तो परेशानी है कि तू मेरी बहू है। अरे कुछ तो शर्म कर और कहीं जाकर मर जा। कम से कम मेरी जान तो छूटेगी तुझसे। जीना मुश्किल किया हुआ है तूने तो मेरा। माँ जी, विधवा होना पाप नहीं है। आप भी तो एक औरत हो ना, और आप मुझे इतना सता रही हो। जहाँ कहीं भी आपका बेटा होगा वो क्या ये देखकर खुश होंगे? नहीं ना। अब तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अब भी तू मेरी ही बहू है, समझी? इसलिए मुझसे जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं तुझे। जानकी का अत्याचार रोज रोज बढ़ता जा रहा था। संजना ये सोचकर कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो बस ये सोच रही थी कि बेटे के जाने के गम में जानकी का ये व्यवहार हो गया है। लेकिन अब संजना के लिए मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे जानकी बद से बदतर तरीके से उसे रखने लगी थी। संजना बेचारी अपने दुख को छुपाने के लिए कहीं जा भी नहीं सकती थी। विधवा की जिंदगी अब एक नरक की जिंदगी बन गई थी। आस पड़ोस के लोग, घर वाले, सब लोग संजना को कोस रहे थे। कुछ दिनों बाद संजना की ननद प्राची विदेश से वापस आती है। जैसे ही प्राची घर में आती है तो प्राची देखती है कि जानकी संजना को थप्पड़ मार रही थी। ये देखकर प्राची अपनी माँ को रोकते हुए कहती है, माँ, आप ये क्या कर रही हो? भाभी पर आप हाथ कैसे उठा सकती हो? अच्छा हुआ तू आ गई प्राची। इसे देख, ये मेरे बेटे को खा गई और अब मोहल्ले में भी नाक कटवा रही है। अरे एक विधवा को विधवा की तरह ही रहना चाहिए और तू इसे देख। सच कहते हैं लोग, पति के जाने के बाद औरत का वही हाल होता है जो एक अनाथ बच्चे का होता है, और विधवा का जीवन उससे भी ज्यादा बदतर हो जाता है। अरे माँ, भाभी की वजह से कुछ नहीं हुआ है। बेटा तू नहीं जानती इस कलमुही को। माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी सोच और भाभी को। अरे भाभी तो हमेशा ही घर के भले के लिए सोचती हैं, और आज जो भी हुआ है उसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। ये चीज किसी के भी साथ हो सकती है, और यही मेरे साथ होता तो अपनी बेटी का दुख आपको साफ दिखाई देता, लेकिन बहू के टाइम पे आंखें बंद कर ली। प्राची अपनी माँ को बहुत सुनाती है और अपनी भाभी को संभालती है। प्राची के आने से उस समय की परिस्थिति तो संभल जाती है, लेकिन विधवा की जिंदगी का कुछ नहीं पता है। सुबह के समय झुमरी देवी झूमते हुए टेबल पर खाना लगा रही होती है। तभी उसका पति रमेश और बेटा रोशन नाश्ते के लिए हॉल में आते हैं और झुमरी को खुश देखकर उसका पति रमेश कहता है, क्या बात है झुमरी, बड़ा झूम रही हो। का है ना, गांव से फोन आया रहे, लाली को 2 बच्चा हुआ है। क्या 200 बच्चे? कारे नलायक, नहाते वक्त कान साफ काहे नहीं करता? 200 नहीं 2 हाँ तो हिंदी में बोला करो ना। पर वह बच्चे किसी और को हुए हैं और यहाँ खुशी से आप बोला रही हो। वैसे कौन है ये लाली? अयो दादा, कितना कमजोर बुद्धि बा तोहार। अरे लाली हमारी भैंसिया रही, तू तो बिसर ही गवा। हे भगवान, भैंस के बच्चे होने पर इतनी खुशी। माँ गजब ही हो आप भी। हाँ, तक गजब लोगन का ही जमाना बा, और इसी खुशी में बढ़िया खाना बनाइल बानी। अब हमार थोबड़ा ना निहार, खाना ठूसा। इतना कहकर वो सबको खाना परोसती है। खाना खाते हुए रमेश के मुंह में सफेद बाल आ जाता है, जिसे हाथ में पकड़े वो कहता है, ये क्या झुमरी, इस बुढ़ापे में 2-4 बाल रह गए हैं सर पर, वो भी तुम खाने में गिरा रही हो। हाँ, हमरा बुढ़ापा दिखता, लेकिन बुढ़ापे में हम अकेले कुल घर के झाड़ू पोछा कटका खाना पीना बनावत आनी, ऊ नहीं के दिखत। अरे कब तक हम ही घर में अकेले खटत रही? माँ माँ माँ, एक तो थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश किया करो, आपकी बातें समझना मुश्किल हो जाता है। कैसन बुड़बक औलाद है हमार, तो इके अपन माई के बात ना समझ आवेला। अरे नलायक, हम तोहार बिहार के बात करत आनी ताकि घर में बहुरिया आए,
काम धंधा में हमार हाथ बटाए। अरे माँ, काम के लिए नौकरानी रख लो और कर लूंगा शादी। अभी 1-2 साल रुक जाओ। बस तुहार 1-2 साल के राग से सुन सुनकर हमार खोपड़ी घूमता। हम तोहरे लिए एगो नीमन लड़की देखत बानी। हमारे फोनवा में फोटो है, एक बार देख ला। पापा, आप माँ को समझा लो। इन्होंने फिर अपनी जैसी कोई भोजपुरी बोलने वाली लड़की देखी होगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, शादी जब भी करूँगा अपनी पसंद से ही करूँगा। हाँ जरूर, फिर तो हमरे स्वाग सिधारने के बाद ही बिहाई रचाइयो। काहे से कि हमरे तो कोनो अरमान नहीं खे। कान में तेल डालकर सुन ले, बहुरिया तो हमार पसंद के ही आई घर में। इतना कहकर वो झूमते हुए कमरे से चली जाती है। झुमरी देवी अपने लिए एक खुद के जैसी भोजपुरी बोलने वाली बहू चाहती थी, क्योंकि उसके घर में उसके अलावा कोई भोजपुरी बोलना पसंद नहीं करता था। इसीलिए वो अपने बेटे के लिए भोजपुरी बोलने वाली लड़कियों के रिश्ते तलाश रही थी। तो उधर उसका बेटा रोशन अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। इसीलिए इससे पहले उसकी माँ उसके लिए कोई भोजपुरी पत्नी ढूंढे, वो अपनी गर्लफ्रेंड सुनैना से शादी कर घर आता है। माँ, मैंने शादी कर ली। तनिक लाज शरम बाकी बा कि ना नालायक। अरे कौन नगर से बिहार लाया है इसको? चाहे कुछ हो जाए, हमके ये लड़की अपनी बहुरिया के रूप में स्वीकार नहीं खे। अरे झुमरी, गुस्से में कुछ भी बोल रही हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचकर बोलो। अरे जब ये नलायक औलादी हमारी खोपड़ी को गर्म करने वाला काम किया है तो कैसे शांत हो जाए? हमसे तो कहत रहे अबरी हमार बिहार करने की कोनो विचार नहीं थे, और आज देखो 7 फेरा लेकर चला आया। तो शादी नहीं करता तो आप तो अपनी पसंद की कोई भोजपुरी लड़की बांध देती मेरे पल्ले। मैं इससे प्यार करता हूँ, इसलिए बिना आपको बताए शादी कर ली। हाय दैया, हमरे नसीब में ही कुकुर नियान औलादे काहे आई। मन तो कहता है कि एक कंटाप धर दे। झुमरी गुस्से में बोल ही रही थी कि तभी सुनैना उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहती है, प्रणाम करतानी सासू माई, इतना काहे खिसियातानी? उसकी बोली सुन झुमरी हैरान रह जाती है और अपने कानों को खुजाते हुए कहती है, का बोली? तनिक फिर से बोल। काहे कान में खराबी बाका? हम कहनी कि काहे अपन बिटवा पर चिल्लात हैं। अब बिहार तो हो गइल बा, तो आशीर्वाद देकर घर के भीतर बुलावा। अरे झुमरी, बहू की बोली तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब तो माफ कर दो अपने बेटे को। हाँ तो इतना बतियाई कह रही है, जाकर आरती की थाली लेकर आई। तभी रमेश आरती की थाली लाता है और झुमरी दोनों की आरती उतारकर अपनी बहू का घर में प्रवेश करवाती है। और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए सभी घर के मंदिर में जाते हैं, जहाँ रोशन सुनैना के कान में कहता है, तुम भोजपुरी कब से बोलने लगी? तुम्हें क्या करना है? सासू माँ मान गई, इसका शुक्र मनाओ। वैसे तुमने तो माँ को शौक ही कर दिया। तुम मुझे ये सब बता देते तो मैं उनसे पहले ही मिलकर इम्प्रेस कर देती और हमें ऐसे शादी भी नहीं करनी पड़ती। छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। सुनैना की भोजपुरी बोली सुन झुमरी का गुस्सा पल भर में शांत हो जाता है। अगले दिन वो सुनैना को रसोई में लेकर जाती है और कहती है, हाँ तो बहुरिया, अपनी पहली रसोई में का बनाओगी? सासू माई, हम तो कभी खाना बनाए ही नहीं हैं। अयो दादा, तो खाली खाना खाने का ज्ञान है? अच्छा एक बात तो बतावा, ये भोजपुरी बोली कैसन सीखी? अरे सासू माई, हमारी अम्मा भोजपुरी बोलत रहे तो उनको देखकर ही हम बोलना सीख गए। और देखो अम्मा के जैसे हमको भोजपुरी सासू माई भी मिल गई। दोनों सास बहू बातें कर ही रही थी कि तभी रमेश वहाँ आता है और दोनों को हंसते खिलखिलाते देखकर कहता है, अरे तुम भोजपुरी सास बहू की हंसी ठिठोली बंद हो गई हो, तो नाश्ता भी दे दो। ला रहे हैं, तनिक सब्र करो। लगातार ससुर जी के बुढ़ापा में आकर भूख बर्दाश्त नहीं थे सासू माई। अरे सारा दिन तक खाट पे पसर के ठूसे के काम रहेला, फिर भी तनिक सब्र नहीं खे। आवा तोहार के खीर बनावा सिखावा तानी। दोनों सास बहू मिलकर नाश्ता तैयार करती हैं। धीरे धीरे दोनों सास बहू में अच्छी पटने लगती है। सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन उसकी पड़ोसन सरिता एक साड़ी लिए वहाँ आती है और सुनैना से कहती है, बहू जरा अपनी सास को तो बोल, मैं बुला रही हूँ। हाँ आंटी जी, आप बैठिए ना, मैं बुलाती हूँ सासू माँ को। सासू माँ, सरिता आंटी आई हैं आपसे मिलने। का हो सरिता, अब का चाहिए तो के? चाय वाई नहीं पीनी मुझे, तू बस मुझे इस रंग का धागा दे दे। साड़ी में फॉल लगाने बैठी थी, फॉल पूरी लगी नहीं, धागा पहले निपट गया। तोहरा तो दिमाग भी निपट गया है, कोनो से उधार काहे नहीं ले लेती? बहुरिया, जरा सुई धागा की डिब्बिया तो जाके दे। सुनैना साड़ी लेकर कमरे में चली जाती है। तभी सरिता झुमरी से कहती है, क्यों रे झुमरी,
तू तो कहती थी कि तेरी बहू भोजपुरी बोलती है, लेकिन इसकी शक्ल देखकर तो लग रहा है इसे भोजपुरी का भाव ही नहीं आता। शकल तो तोहरी देखकर भी अंदाजा नहीं लागत कि तू एकदम पोपट हो सकत है, पर है ना। अरे आने दे, उसने तो मुझसे हिंदी में बात की। अरे मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो मोहल्ले में एक और भोजपुरी गवार की संख्या बढ़ जाती। तभी सुनैना बिना धागा लिए साड़ी को जमीन पर लहराते हुए वहाँ आकर कहती है, सासू माँ, ये बेकार से रंग के धागा डिब्बिया में नहीं खे, तो साड़ी चुड़ैल के वापस कर दा। क्या चुड़ैल? चुड़ैल कहा तूने मुझे? अब हमारी सासू माई को गवार कहे वाली कोनो चुड़ैल ही हो सकत है। अरे अपनी बोली बोलने वाले लोग गवार ना इज्जतदार होवेले, काहे से कि हम लोगन के भोजपुरी बोले में कोनो लाज नहीं खे। ये क्या अनाप शराब बके जा रही है तेरी बहू झुमरी? अरे कहाँ से पकड़ के लाई है इसे? अब कनवा में पड़ी हमारी भोजपुरी बहू की बोली, अब यहाँ से रवाना हो जा, नाता भोजपुरी सास बहू की खरी खोटी से तोहार कनवा से खून की धारा बह जाई। सरिता चुपचाप निकल ले, वरना दोनों सास बहू भोजपुरी में बोल बोल कर तुझसे बहस करेंगी और फिर तुझे कुछ मांगने लायक भी नहीं छोड़ेंगी। सरिता बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप अपनी साड़ी लिए निकल जाती है और दोनों सास बहू एक दूसरे को देखते हुए प्यार से गले लग जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।